बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। आज हम कंटिन्यू करने लगे हैं एसिड बेस को। हमने शुरू किया हुआ था एसिड बेस बैलेंस को। लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बेसिक बफर्स के बारे में डिस्कस किया था, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। देन जो इससे पहले लेक्चर हुआ उसमें मैंने डिस्कस किया था जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं एसिड बेस के। मेटाबॉलिक एसिड एसिडोसिस हो गया, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गया और रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो गया। उनके जनरल डिवीजन्स के बारे में बात की थी, जनरल काजेस के बारे में बात की थी। देन मैंने आपको उस लेक्चर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिटेल में करवा दिया था। अब जो न्यू लेक्चर है हमारा वो है हमारे पास रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, देन अल्कोलोसिस की दोनों टाइप, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस एंड रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। देन कुछ क्लिनिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं रिस्पिरेटरी एसिडोसिस से। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है? रिस्पिरेटरी एसिडोसिस में प्राइमरी जो फैक्टर है विच इज काजिंग रिस्पिरेटरी एसिडोसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होगा तब क्या होगा? पीएच हमारे पास कम होगी। सो प्राइमरी फैक्टर इन काजिंग रिस्पिरेटरी एसिडोसिस इज हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लो पीएच। ठीक हो गया। देन अब ये रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो क्यों रहा है, इसकी काजेस क्या है? तो फर्स्ट वन काज जो है वो है हमारे पास सप्रेशन ऑफ रिस्पिरेटरी सेंटर। कुछ भी हुआ है, हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं उनकी वजह से अगर रिस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो गया है, कोई ट्यूमर आ गया है, कोई हेड इंजरी हो गई है, उसकी वजह से रिस्पिरेटरी सेंटर अगर ब्रेन में हमारे पास डिप्रेस हो गया है, उसके डिप्रेस होने से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगी, हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब इंक्रीज करेगा तो पीएच डिक्रीज होगी, तो देन इट काज रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। देन अगर हो जाए अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में हमारे पास ब्रोंकोस्पैज्म आ जाएगा, लेरिंजोस्पैज्म आ जाएगा, कुछ ऐसी ड्रग्स जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है हमारे पास उसको क्या कहते हैं ब्लॉक कर दे या उसको कंप्रेस कर दे। तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि सांस सही से हम नहीं ले सकेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होगी, तो रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। थर्ड इज द रिस्पिरेटरी मस्कुलर डिजीज। अब जो रिस्पिरेटरी मसल्स हैं उनकी डिजीज है, मस्थेनिया ग्रेविस है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। उसकी वजह से जब मसल्स जो रिस्पिरेशन के मसल्स हैं वो काम नहीं करेंगे तो रिस्पिरेशन हमारी ठीक से नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन, सो काजिंग रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। देन डिसऑर्डर अफेक्टिंग नर्व सप्लाई। अब जो नर्व सप्लाई है उसमें कोई डिसऑर्डर आ गया, जैसे पोलियो होता है हमारे को हमें, तो पोलियो जब होता है तो नर्व सप्लाई हमारे पास डैमेज हो जाती है। तो अगर वो डैमेज हुई है, रिस्पिरेटरी सेंटर की डैमेज होगी है नर्व सप्लाई, तो क्या होगा? रिस्पिरेटरी सारा ट्रैक जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगा। देन अगेन उसी में कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन शुरू हो जाती है। देन डिसऑर्डर्स इफेक्टिंग मैकेनिक्स ऑफ चेस्ट। अब चेस्ट के मैकेनिक्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज हैं, जैसे पिजन चेस्ट, फ्लैट चेस्ट, बैरल शेप चेस्ट, टाइफोसिस हो गया स्फेयर। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास चेस्ट की शेप जो है वो सही नहीं होती। उसकी जब शेप सही नहीं होती तो हमारे पास जो रिस्पिरेशन का सारा प्रोसेस है वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे भी क्या होता है? रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। देन कुछ हमारे पास डिजीजेज है लंग की, जैसे निमोनिया हो गया, सीओपीडीज हो गया, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर हो गया। जो जो डिजीजेज है हमारे पास लंग्स की तो वो भी काज करती है हमारे पास रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये जनरल काजेस थी हमारे पास रिस्पिरेटरी एसिडोसिस की। देन अब हो गया रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, अब वो दो तरह का होगा, या तो एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर की वजह से रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है, या हमारे पास क्रोनिक रिस्पिरेटरी फेलियर की वजह से रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है। अब जो एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हुआ है, जैसे हमारे पास होता है निमोनिया की वजह से हुआ है, तो उसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं कि जो बाइकार्बोनेट है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। जब बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी देन इट विल कंपनसेट द पीएच एंड ब्रिंग द पीएच टुवर्ड द नॉर्मल। कंपनसेट करेंगे, पीएच को नॉर्मल की तरफ लेके आएंगे। तो
electrolytes and renal tubular cells increase the production of bicarbonate ion. Renal tubular cells जो होते हैं they contribute a limit amount in production of bicarbonate ion in acute respiratory failure, but एरिथ्रोसाइट्स जो कि आरबीसीज है हमारे पास, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो करते हैं हमारे पास मेन प्रोडक्शन ऑफ मेन प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, वो करते हैं एरिथ्रोसाइट्स. अब ये जो एरिथ्रोसाइट्स हैं जब ये मेन प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन करते हैं तो एचवी बफरिंग मैकेनिज्म सैचुरेट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास टुवर्ड द कंपनसेशन एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर चला जाता है. देन आते हैं क्रोनिक रिस्पिरेटरी फेलियर. क्रोनिक रिस्पिरेटरी फेलियर में हमारे पास सीओपीडीज आ जाती हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज आ जाती हैं. इसमें क्या होता है, इसमें रीनल ट्यूबुलर सेल्स कंट्रीब्यूट मेनली इन प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. देन इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम जो होता है वो हमारे पास फिल्टर ज्यादा हो रहा होता है. जब सोडियम फिल्टर ज्यादा हो रहा होता है तो वो हमारे पास H पॉजिटिव के एक्सचेंज में ज्यादा हो रहा होता है कि सोडियम हमारे पास इनवर्ड मूव कर रहा है इनटू द ट्यूबुलर सेल्स, और यहां से H पॉजिटिव आयन को ट्यूबुल के ल्यूमन में लेके आ रहा है. अब यहां पे हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करना चाहिए इस ट्यूबुलर ल्यूमन को. अगर तो ये दोनों होगा तो हमारे पास सोडियम इनवर्ड मूव करेगा, H पॉजिटिव आयन आउटवर्ड मूव करेगा. जब ये हाइड्रोजन आयन आउटवर्ड मूव करेगा तो जहां पे जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन जनरेट हो रहे हैं वो यहां से रीअब्जॉर्ब होंगे. जब रीअब्जॉर्ब होंगे तो उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी. जब उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो कंपनसेट कर देंगे पीएच को और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपनसेट कर देंगे. देन हम कराते हैं एबीजीज, एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस. जब ये कराते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास ये क्या हुआ है, मेटाबॉलिक हुआ है या रेस्पिरेटरी हुआ है, एसिडोसिस हुआ है या अल्कलोसिस हुआ है. तो अब जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है अगर हम उसकी एबीजीज को देखें तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमेशा रेज होगा. जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी फैक्टर इन काजिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज रेज्ड. ठीक हो गया. देन अगर हम बात करें पीएच की तो पीएच इन एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर में पीएच हमेशा क्या होगी, कम होगी. एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर में पीएच हमेशा क्या होगी, कम होगी. एंड इन क्रोनिक रिस्पिरेटरी फेलियर पीएच इज टुवर्ड नॉर्मल, या तो थोड़ी सी कम होगी या तो नॉर्मल की तरफ होगी. देन अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट आयन की तो बाइकार्बोनेट आयन इन इधर acute respiratory failure or in chronic respiratory failure, in both these cases bicarbonate ion concentration is raised. तो ये हो गया हमारे पास एबीजीज को हमने देख लिया कि हमारे पास किस तरह में फाइंडिंग्स आएंगी उसकी. देन अगर हम बात करें इसकी कंपनसेशन की तो कंपनसेशन कैसे हो रहा, तो कंपनसेशन इज थ्रू बाइकार्बोनेट आयन जनरेशन इधर एरिथ्रोसाइट से और थ्रू रीनल ट्यूब्यूल्स. दोनों से जब बाइकार्बोनेट आयन की जनरेशन होगी तो वो हमारे पास क्या करेंगे कि इस पीएच को कंपनसेट करेंगे, टुवर्ड नॉर्मल लेके जाएंगे. बाइकार्बोनेट आयन प्रोडक्शन इंक्रीज, सो इट कॉज पीएच टू रेज टुवर्ड द नॉर्मल. ये था हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. देन बात करते हैं अल्कोलोसिस की. अल्कोलोसिस ऐसी एक डिजीज है, ये ऐसा एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास पीएच क्या होती है, नॉर्मल से अबव होती है. नॉर्मल पीएच इज 7.4. ब्लड की जो हमारे पास नॉर्मल पीएच है वो 7.4 है. अगर 7.4 से पीएच इंक्रीज होगी देन इट इज कॉल्ड अल्कोलोसिस. अल्कोलोसिस भी दो तरह का है, एक है हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, एक है हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस. जो हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में प्राइमरी फैक्टर इन काजिंग अल्कोलोसिस इज बाइकार्बोनेट, and in respiratory alkalosis primary factor in causing respiratory alkalosis is partial pressure of carbon dioxide. ये दो डिफरेंस है इन दोनों में. देन डिस्कस करते हैं डिटेल में कि मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस क्या होते हैं. मैंने बता दिया प्राइमरी काज बाइकार्बोनेट आयन इन राइजिंग द पीएच अबव नॉर्मल. देन अगर हम इसकी काजेस की बात करें तो काजेस में हमारे पास सबसे पहली काज आ जाती है कि बाइकार्बोनेट आयन एडमिनिस्ट्रेशन. अगर तो हम बाइकार्बोनेट आयन इंट्रावेनस लगा दें, ओरल लगा दें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगा. बाइकार्बोनेट आयन इंक्रीज तो पीएच इंक्रीज, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो गया.
देन सीवियर पोटेशियम डिप्लीशन होगी। अब पोटेशियम हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ये हमारे पास सेल है कोई, यहाँ पे पोटेशियम का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। सो जो सेल के अंदर पोटेशियम थी वो इसको कंपनसेट करने के लिए आउटसाइड मूव करेगी। जब पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी सेल से, तो हमारे पास जो आउटसाइड H पॉजिटिव आयन पड़े हैं वो हमारे पास इनसाइड मूव कर देंगे, ताकि जो पोटेशियम बाहर आया उसको कंपनसेट कर लें। जब H पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन की कमी हो जाएगी, अल्कोलोसिस हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन कम होगा, पीएच रेज हो जाएगी। सो severe potassium depletion is the cause of metabolic alkalosis. Then loss of H positive ion either through vomiting or through renal, दोनों में हमारे पास क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। वोमिटिंग में इस तरह कि हम जब हमारे स्टमक में HCl प्रोडक्शन हो रहा होता है, HCl प्रोडक्शन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे ही हम वोमिट करते हैं तो H पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ आता है। जब H पॉजिटिव आयन बॉडी में कम होगा तो इट कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस या अल्कलोसिस। देन अगर रीनल ट्यूब्यूल्स में किस तरह कि अगर सोडियम हमारे पास एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है H पॉजिटिव से, सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा, रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की ज्यादा हो रही है, उस रीअब्जॉर्प्शन के एक्सचेंज में हमारे पास H पॉजिटिव आयन सिक्रीशन ट्यूबुल लिमन में ज्यादा हो रही है, तो यहां से जब इसकी सिक्रीशन ज्यादा होगी तो ये ज्यादा क्या होगा, एक्सक्रीट होगा। तो जब एक्सक्रीट ज्यादा होगा तो काज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। देन कॉन्ट्रैक्शन अल्कलोसिस। कॉन्ट्रैक्शन अल्कलोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो कम हो जाते हैं। वो काम किस वजह से हो जाता है, अगर डायूरेटिक्स यूज करते हैं उसकी वजह से कम हो गया, बर्न्स उसकी वजह से, वोमिटिंग एंड डायरिया इसकी वजह से क्या हुआ कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हो गया। अब जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम होगा तो थोड़ा सा भी बाइकार्बोनेट आयन अगर उसमें पड़ा है तो उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, वो कंसेंट्रेटेड होगा। तो जब बाइकार्बोनेट आयन कंसेंट्रेटेड होगा तो इट विल इंक्रीज द पीएच, तो जब पीएच इंक्रीज तो इट कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। दीज आर द सम कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। देन इसकी भी हमने जब एबीजीज फाइंडिंग, एक पेशेंट आया उसकी एबीजीज फाइंडिंग कराई तो उसमें हमें क्या नजर आया, पीएच ने तो हमेशा, क्योंकि इट इज अल्कलोसिस, पीएच ने हमेशा क्या होना है, रेज होना है। देन अगर हम बात करें कि बाइकार्बोनेट आयन की, बाइकार्बोनेट आयन इज द प्राइमरी फैक्टर इन काजिंग मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सो बाइकार्बोनेट आयन इंक्रीज होगा तो पीएच इंक्रीज होंगे। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होगा, जब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो पीएच क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दीज आर द एबीजीज फाइंडिंग ऑफ हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। देन अगर हम बात करें कंपेंसेशन की कि इसकी कंपेंसेशन कैसे होगी, तो कंपेंसेशन इज थ्रू हाइपोवेंटिलेशन। अब एक पेशेंट है वो हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, सांस कम ले रहा है, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो पीएच है वो उसमें ड्रॉप आएगा। जब पीएच में ड्रॉप आएगा तो पीएच टुवर्ड नॉर्मल हो जाएगी एंड इट कॉज अ कंपेंसेशन ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। देन सेकंड कंपेंसेशन, HCO3 एक्सक्रीशन, वो इंक्रीज हो जाती है। अब अगर तो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाए, इसका लेवल कम हो जाए बाइकार्बोनेट आयन का, बिकॉज बाइकार्बोनेट आयन इज एक्सक्रीटिंग नाउ, तो जब इसकी एक्सक्रीशन इंक्रीज हुई तो पीएच हमारे पास क्या हुई, ड्रॉप होगी, टुवर्ड द नॉर्मल हुई। देन द थर्ड वन इज द H पॉजिटिव आयन रिटेंशन। H पॉजिटिव आयन रिटेंशन होगी, H पॉजिटिव आयन विल कॉज डिक्रीज इन द pH टुवर्ड द नॉर्मल। तो दीज आर द सम कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। देन हम बात करें रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस। इन रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस द प्राइमरी फैक्टर इन काजिंग रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, कम, तो इट काज इंक्रीज इन द पीएच। तो इसने क्या किया, पीएच को इंक्रीज कर दिया। अब जब पीएच इंक्रीज होगी इट काज रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस बिकॉज प्राइमरी फैक्टर इन काजिंग दिस डिसऑर्डर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी कुछ काजेस की बात कर लेते हैं। तो द फर्स्ट काज इज डीप ब्रीथिंग। अब एक पेशेंट है वो डीप ब्रीथिंग कर रहा है,
जब वो डीप ब्रीथिंग करेगा तो वो हमारे पास क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हमारे पास कम हो रहा है। जब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ये हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस कराएगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर ने कार्बोनिक डिहाइड्रेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। जब कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको इनहिबिट कर दिया तो इसने क्या किया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन को कम कर दिया। जब बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन को कम करेगा तो इट विल हेल्प इन कंपेंसेटिंग द पीएच टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक हो गया, इसने इसको कम किया तो ये पीएच को नॉर्मल डिक्रीज कर देगा। तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब कम होता है तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म चल रहा है। अदर काजेस की हम बात करें तो हमारे पास एक्सोजीनियस एजेंट्स आ गए। एक्सोजीनियस एजेंट्स में हमारे पास सिलिकेट्स आ गया, कोई भी ऐसे एजेंट्स जो हमारे पास काज करा रहे हैं। सिलिकेट्स आ गया, हमारे पास कैटाकोलामाइंस आ गए, थायरोक्सिन आ गया, हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे पास रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस काज कराया, हाइपरवेंटिलेशन कराई। हाइपरवेंटिलेशन कराने की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हुआ। देन आ गया हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया क्यों हुआ, अगर तो पेशेंट एक बंदा हाई एल्टीट्यूड पे गया या उसको एस्थमा है या नमोनिया है तो उसने क्या किया, वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। जब वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है तो वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को का प्रेशर कम कर रहा है ब्लड में। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो इट विल कॉज रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। देन इंक्रीज सेरिब्रल रेस्पिरेटरी ड्राइव। अब कुछ ऐसे मैकेनिज्म हुए, कुछ ड्रग्स हुए दिया हमने जिसने जो हमारे पास ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हाइपरवेंटिलेशन हुई। अगेन पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ तो अल्कोलोसिस क्रॉस करा दिया। देन अगर तो हो रहा है हमारे पास प्रेगनेंसी हो रही है, हीट एक्सपोजर हो रहा है या हेपेटिक फेलियर हो रहा है तो इनकी वजह से भी क्या होगा कि हाइपरवेंटिलेशन होती रहेगी पेशेंट को, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो गया। तो दीज आर द जनरल काजेस ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। देन अगर हम बात करें एबीजीज की तो पीएच इज ऑलवेज रेज्ड, पीएच अल्कोलोसिस है तो रेज्ड होगा। बाइकार्बोनेट आयन की जो लेवल है हमारे पास कंसंट्रेशन है वो कम होगी। जब बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि दीज ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्ट करता है एज कंपेंसेटरी, तो या तो हमारे पास क्या होगा कि बाइकार्बोनेट आयन नॉर्मल होंगे या कम होंगे। देन अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो तब पीएच रेज्ड होगी। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये हमारे पास एक्ट करते हैं कंपेंसेटरी। अब या तो इसकी प्रोडक्शन कम हुई तो कंपेंसेशन हुई, या इसकी एक्सक्रीशन ज्यादा हुई किडनी से तो इसकी क्या हुई, लेवल कंसंट्रेशन कम हुआ तो पीएच क्या हुई, इंक्रीज, पीएच डिक्रीज होगी। तो दीज आर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ऑफ हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ठीक हो गया। अब जैसे ही हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है तो फौरन से हमारे पास जो बाइकार्बोनेट आयन है वो इसको कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं। जब इसको कंपेंसेट करते हैं तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, सॉरी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है, उसके हमारे पास केसेस बहुत कम आते हैं। तो ये था रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। देन अगर हम बात करते हैं, ये 5 केसेस मैंने लिखे हैं जो हमारे पास पेपर आता है। अगर तो डिसऑर्डर्स में से पेपर आए तो हमारे पास डिसऑर्डर्स में इस तरह के क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब केस नंबर 1 है, सपोज अ पेशेंट केम टू ओपीडी, ही वाज हाइपरवेंटिलेटिंग और उसने क्या किया था, उसने कंज्यूम कर लिया था इथाइलिन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज, उसने कंज्यूम कर लिया था। जब उसकी हमने फाइंडिंग्स कराई तो वो हमारे पास फाइंडिंग्स ये आ गई। अब हमने बताना है कि हमारे पास एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है। अगर एसिडोसिस है तो कौन सा एसिडोसिस है, अगर अल्कोलोसिस है तो कौन सा अल्कोलोसिस है। देन इसमें हमने बताना है कि एनाइन गैप कौन सा है। देन हमने बताना है कि इसकी कंपेंसेशन कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विच टाइप ऑफ इज इट एसिडोसिस और अल्कोलोसिस। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पीएच को। पीएच पेशेंट की थी 7.2, नॉर्मल पीएच हमारे पास 7.35 टू 7.45 होती है।
तो जब हमारे पास इस पेशेंट की पीएच कम आई है तो देन हम कह सकते हैं कि एसिडोसिस है इसको। अब ये तो हमने पता कर लिया कि एसिडोसिस है। अब हमने पता करना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। उसके लिए हम दो चीजें चेक करेंगे, एक बाइकार्बोनेट आयन को चेक करेंगे, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करेंगे। अब बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास 10 था, 10 मिलीमोल पर लीटर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था 23.8 mmFOHg। अब जो ज्यादा डिफरेंस आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था बाइकार्बोनेट्स में। तो इट इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो हमने डायग्नोज कर लिया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। मेटाबॉलिक इसलिए डायग्नोज किया कि बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा कम है। जिस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा कम होगी वो हम डायग्नोज करेंगे। तो हमने डायग्नोज कर लिया कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। देन सेकेंड चीज हमने बात करनी थी एनाइन गैप की। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने एनाइन गैप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो एनाइन गैप हमारे पास होता है कैटाइंस इज इक्वल टू एनाइंस जो हमारे बॉडी में होते हैं। तो कैटाइंस हमारे पास होते हैं सोडियम प्लस पोटेशियम, और हमारे पास जो एनाइंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं क्लोरीन प्लस बाइकार्बोनेट आयन प्लस आयनाइन गैप। अब इनकी कंसेंट्रेशन गिवन है क्वेश्चन में। अब हमारे पास जो सोडियम है वो हमारे पास है 134, पोटेशियम हमारे पास कितना है 6, क्लोरीन हमारे पास है 95, देन हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन 10 एंड एनाइन गैप इज। एनाइन गैप को मैं रिवाइज करता जाऊं। एनाइन गैप इज द डिफरेंस between cations and anions. Majority of the cations 20% are sodium and potassium, and 80% of the anions are chlorine and bicarbonate ions. Remaining 20% are the anion gaps, which include proteins, phosphates and other cellular substances which are negatively charged. तो anion gap किस तरह हम फाइंड करते हैं? इन दोनों को हमने प्लस किया तो 140, इधर प्लस किया तो 105। तो हमारे पास जो एनाइन गैप इधर से हमने कैलकुलेट किया वो हमारे पास आ गया 35। एनाइन गैप कितना आ गया हमारे पास 35। जो नॉर्मल एनाइन गैप होता है वो हमारे पास होता है 15 से 20। तो अब इस पेशेंट का एनाइन गैप हमारे पास आया 35। तो हम कह सकते हैं द पेशेंट इज हैविंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाई एनाइन गैप। ठीक हो गया। अब इसकी कंपेंसेशन कैसे हो रही है? तो कंपेंसेशन इस तरह हो रही है, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है। इस इक्वेशन क्या है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो इट विल इंक्रीज द पीएच। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, पेशेंट इज हाइपरवेंटिलेटिंग, तो इट इज काजिंग कंपेंसेटरी इफेक्ट ऑन पीएच। तो पीएच को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देन अगर हम बात करें जो पोटेशियम है और क्लोरीन की, क्लोरीन इस जो सिनेरियो है इसमें क्लोरीन की जो हमें वैल्यू हमने पेशेंट की चेक की वो नियरली नॉर्मल थी। मतलब क्लोरीन हमारे पास 95 आई थी और नॉर्मल हमारे पास 95 to 105 है। तो क्लोरीन हमारे पास 95 थी। अब पोटेशियम हमारे पास 3.5 to 5 है और इधर हमारे पास पोटेशियम की कंसंट्रेशन आई 6, मतलब पोटेशियम इंक्रीज हुआ है। तो पेशेंट को हमारे पास क्या हुआ है, पेशेंट को हाइपरकलीमिया भी हुआ है। एसिडोसिस में क्या होता है कि पेशेंट को हाइपरकलीमिया हो जाता है। इस तरह हाइपरकलीमिया होता है कि हमारे पास सेल होता है, उस सेल से पोटेशियम हमारे पास क्या होता है, आउटसाइड मूव करना शुरू कर देता है। जब आउटसाइड मूव करता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, हाइपरकलीमिया हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास केस आता है, हमने सारी चीजें फाइंड करनी होती हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया डिसऑर्डर कौन सा है, एनाइन गैप के बारे में बता दिया, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के बारे में बता दिया, और इस जो हमारे पास फाइंडिंग्स आई थी इसमें हम और क्या पेशेंट का चेक कर सकते हैं कि हमें पता चले कि और इसको क्या डिस्टर्ब हुई है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हुआ। तो ये था। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड सिनेरियो में एक फीमेल पेशेंट थी, शोजन सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट हुई और शी वाज डायग्नोज्ड विद अ टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की एक टाइप थी, रीनल टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अब
इसमें हमने एनाइन गैप को फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें बताया हुआ उसने कि हमारे पास पेशेंट को एसिडोसिस है एंड रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पिछला लेक्चर मैंने ये चीजें पढ़ाई हुई हैं। तो पेशेंट इज हैविंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एनाइन गैप को हम अगर फाइंड करें तो एनाइन गैप हमारे पास कैसे आएगा, 144 सोडियम प्लस पोटेशियम का 3 इक्वल्स टू बाइकार्बोनेट आयन 13 प्लस क्लोरीन 118। तो ये हमारे पास आ गया 147 इज इक्वल टू प्लस एनाइन गैप, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू 131 प्लस एनाइन गैप। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनाइन गैप आया वो हमारे पास कितना आया, 16 आ गया। तो एनाइन गैप हमारे पास 16 आया। एनाइन गैप नॉर्मल कितना होता है, 15 से 20। सो इन दिस केस द पेशेंट इज हैविंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप, ये चीज होगी। अब सेकेंड चीज हमने आइंस को देखना है। बाइकार्बोनेट आयन कम है लेकिन क्लोराइड आयन भी कम है, सो क्लोराइड आयन ज्यादा कम है, तो सो द पेशेंट इज हैविंग हाइपरक्लोरिनीमिया। क्लोरीन हमारे पास ज्यादा है तो पेशेंट इज हैविंग हाइपरक्लोरिनीमिया विद टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो इसकी कंपेंसेशन कैसे होगी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का कंपेंसेशन किस तरह होगी कि बाइकार्बोनेट आयन कम है जिसकी वजह से पीएच कम हुई थी, तो इसमें हाइपर वेंटिलेशन कर रहा होगा पेशेंट, कार्बन डाइऑक्साइड को लेवल को कम करेगा जिसकी वजह से पीएच इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास था सेकंड केस जिसमें हमारे पास हमने सबसे पहले डिसऑर्डर डिस्कस किया कि कौन सा इसको डिसऑर्डर हुआ है, एनाइन गैप डिस्कस किया, देन आइंस को चेक करके हमने डिस्कस किया कि कौन सा इसमें हाइपर क्लोरिनीमिया या हाइपोक्लोरिनीमिया है, देन हमने बात की इसकी कंपेंसेशन की। थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में वो हमें कह रहा है, सपोज अ पेशेंट केम टू ओपीडी विद increased breathlessness and he was consuming 20 cigarettes per day for the last 50 years. On examination, the patient was coughing copious green phlegm and he was centrally cyanosed. इसके साथ हमारे पास ओपीडी में एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ। एक तो उसको सांस नहीं आ रहा, इंक्रीज ब्रेथलेसनेस थी, सिगरेट स्मोकिंग वो कर रहा था जिसकी वजह से उसके लंग्स खराब थे, साइनोस्ड थे, और जो कफ करता था उसमें हमारे पास प्लेग्रम आता था ग्रीन कलर का। जब हमने उसकी एबीजीज करवाई और उसके आइंस को हमने चेक किया तो एबीजीज में हमारे पास आया, जो पीएच आई वो हमारे पास आई 7.31। नॉर्मल पीएच से ये पीएच क्या थी, कम थी, तो वी डायग्नोज इट एज अ एसिडोसिस। एक तो हमने चीज चेक कर ली कि ये क्या हो रहा है, एसिडोसिस है। देन अगर हम बात करें कि कौन सा एसिडोसिस है, इज इट मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इज इट रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था वो हमारे पास था 70 और नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 35 to 45। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, इंक्रीज था। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज था तो पीएच क्या थी, कम थी। सेकंड हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट आयन की। बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास आए थे 37, तो नॉर्मल जो बाइकार्बोनेट आयन थी 24 to 32 थी, तो बाइकार्बोनेट आयन में इतना डिफरेंस नहीं था जितना हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में था। सो हमने इसको डायग्नोज किया कि ये हमारे पास किस तरह के रिस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक हो गया, डायग्नोसिस हो गया हमारा रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। देन पेशेंट सेंट्रली साइनोस्ड क्यों था, सेंट्रली साइनोस्ड इस वजह से था क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हुआ था जिसकी वजह से हमारे पास इसमें हमारे पास आ जाता है क्रोनिक रिस्पिरेटरी फेलियर आ जाता है, सीओपीडी हुआ हुआ है पेशेंट को। हाइपोक्सिया की कंडीशन में पेशेंट सेंट्रली साइनोस्ड हुआ हुआ है। अब कंपेंसेशन इसकी कैसे हो रही है, कंपेंसेशन हो रही है कि बाइकार्बोनेट आयन की जनरेशन ज्यादा हो रही है। जब बाइकार्बोनेट आयन की जनरेशन ज्यादा हो रही है तो इसकी जनरेशन ज्यादा, तो पीएच
वो है नॉर्मल की तरफ आ रही है, तो कंपेंसेशन में हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन जनरेट ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया। डिसऑर्डर क्या था? रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। कौन सा रिस्पिरेटरी एसिडोसिस था? क्रोनिक रिस्पिरेटरी फेलियर था, सीओपीडी से आया था। क्यों क्रोनिक था? क्योंकि पीएच नियर टू द नॉर्मल थी। अगर एक्यूट रिस्पिरेटरी फेलियर हम कहते तो उसमें हमारे पास पीएच ने हमेशा कम होना था, ज्यादा कम होती पीएच। देन कंपेंसेशन में हमने बात की कि बाइकार्बोनेट आयन की जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, रिटेंशन हो रही है उसकी, तो इस वजह से क्या हुआ कि कंपेंसेट हो रहा है हमारे पास रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। देन जो हमारे पास केस 4 है उसको डिस्कस करते हैं। केस 4 में था कि एक बेबी गर्ल है, वो प्रेजेंट हुई है विद प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के साथ। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग उसको क्यों है? क्योंकि उसका जो पाइलोरिक स्टीनोसिस हुआ हुआ है, जो स्टोमिक का पाइलोरिक एंड है वो स्टीनोइज्ड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से जो भी वो चीज खाती है वो वॉमिट कर देती है। तो हमने जब उसकी एफजीज कराई, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक किया, तो हमारे पास ये फाइंडिंग्स आई। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि डिसऑर्डर कौन सा है। तो पीएच को डिस्कस चेक किया, तो पीएच आई हमारे पास 7.5 इंक्रीज थी। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास अल्कोलोसिस का पेशेंट है। ठीक हो गया। देन बात करनी है कि कौन सा अल्कोलोसिस है, इज इट मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस और रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। तो उसके लिए हमने चेक किया बाइकार्बोनेट आयन को और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। तो बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन 40 आई, जो कि नॉर्मल से ज्यादा थी। एंड जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था वो हमारे पास टुवर्ड नियरली नॉर्मल था, 45 तक नॉर्मल होता है। एंड हेयर इन दिस केस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज 46। तो इस तरह हमने चेक किया, जब बाइकार्बोनेट आयन को उसका लेवल इंक्रीज था, तो हम इस कंडीशन को कहेंगे कि ये हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट हुई थी मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस के साथ। अब मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस उसको क्यों हुआ था? बिकॉज शी वाज वॉमिटिंग। वॉमिट करने की वजह से एच पॉजिटिव आयन उसकी बॉडी से निकल गया था, जिसकी वजह से उसको मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हुआ था। अब सेकंड हमने चीज डिस्कस करनी है कि और इसमें क्या क्या हुआ है। हमारे पास जो क्लोरीन है, सॉरी पोटेशियम है, उसकी कंसेंट्रेशन भी हमारे पास क्या हुआ है, नॉर्मल से कम हुई है। सो इन अल्कोलोसिस में क्या होता है कि हमारे पास क्लोरीन इनसाइड द सेल मूव करती है। जब क्लोरीन इनसाइड द सेल मूव करती है तो बाहर इसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाती है। तो अल्कोलोसिस होने की वजह से पेशेंट जो है वो हाइपोकैलेमिया में चला गया। देन अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का भी लेवल हमारे पास क्या है, कम हुआ है, 82 हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोक्लोरीमिया में गया। अब अगर इसका हम एनाइन गैप को डिस्कस करें तो एनाइन गैप हमारे पास कितना आ गया, 137 सोडियम का आ गया, 3 आ गया हमारे पास पोटेशियम का, ये हमारे पास हो गए 140 दोनों। इस तरह अगर हम एनाइंस के चेक करें तो 40 प्लस 82, ये हमारे पास बन गया 122। एनाइन गैप हमारे पास कितना आया, 18 का एनाइन गैप आ गया। 18 anion gap is near the normal anion gap. So in this case we have discussed the patient is presented with metabolic alkalosis with normal anion gap and patient is having hypokalemia and hypochlorinemia. अब कंपेंसेशन इसकी कैसे हो रही है? कंपेंसेशन इसकी इस तरह हो रही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, रेज्ड हो रहा है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता रेज्ड हो रहा है तो पीएच हमारे पास क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो कंपनसेट हो रहा है। देन अगर हम बात करें केस 5 की, केस 5 में क्या है कि एक 20-year-old बॉय है, ही वाज प्रेजेंटेड विद अ पैनिक अटैक और उसको खुद ही प्री एनेस्थेटिक जो है वो फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था कि वो हाइपर वेंटिलेटिंग था पेशेंट। आया उसकी एबीजीज कराई तो एबीजीज का रिजल्ट ये आया, जिसमें हमारे पास पीएच थी 7.6, पीएच रेज्ड है, इट इज अ केस ऑफ अल्कोलोसिस। देन देखते हैं कौन सा अल्कोलोसिस है, इज इट मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस या रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 20, एंड जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन की कंसेंट्रेशन थी वो 18 थी।
जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कम था तो हम कह सकते हैं कि जब ये ज्यादा कम था इसकी वजह से पीएच क्या थी, ज्यादा रेज्ड हुई भी थी, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट हुआ है वो हमारे पास रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस के साथ प्रेजेंट हुआ है। ठीक हो गया। पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस। इसको कंपेंसेट कैसे करते हैं? इसको कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास जो बाइकार्बोनेट आयन है उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, उसकी प्रोडक्शन भी कम हो रही है और उसकी एक्सक्रीशन भी ज्यादा हो रही है। बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन भी कम है और उसके एक्सक्रीशन भी कम है, ज्यादा है, प्रोडक्शन कम एंड एक्सक्रीशन ज्यादा, जिसकी वजह से पीएच है कंपेंसेट होकर नॉर्मल की तरफ आ रही है। So, in this case, the patient is presented with respiratory alkalosis, and the compensatory mechanism for this case is bicarbonate ion generation is low and its accretion is high. So, ये हमारे पास कुछ केस थे जो हमारे पास पेपर में पूछे जाते हैं। अगर बफर्स की बात करें तो सिंपल वो बफर को उठा के पूछ लेता है कि फॉस्फेट बफर को या नाइट्रोजन बफर को बताओ, प्रोटीन बफर को बताओ। नहीं तो इस तरह के अगर डिसऑर्डर में क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस मैंने डिटेल से करा दिया, अल्कोलोसिस की दोनों टाइप्स मैंने इस लेक्चर में डिटेल से करा दिया, और देन हमने डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लिए डिटेल में कि हम किस तरह इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये कौन सा डिसऑर्डर है और कैसे हम उसको क्या करते हैं कि कंपेंसेट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म होगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।